चैप्टर नंबर 11 को अपने स्टार्ट करते हैं। अच्छा है कि स्टूडेंट का आप लोग का जो टेस्ट हुआ था फिजिक्स का, उसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों से पूरा डिस्कस कर रहा हूँ। इस सॉल्यूशन को देखते हैं। सबसे पहले जो आपको एमसीक्यू दिया गया था, अच्छा तमाम लोग पहले एक बात मुझे क्लियर कर देना कि आप तमाम लोग को स्क्रीन क्लियर आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ताकि मैं एमसीक्यू फिर सॉल्व शुरू करूँ। क्लियर है? ओके। पहला जो आपको सवाल दिया गया था, पहले सवाल में बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनलेस, मतलब इनमें से कौन सा आपके पास डायमेंशनलेस है। डायमेंशनलेस का मतलब क्या है कि जिसकी कोई डायमेंशन नहीं है। तो आप याद रखो जिसका यूनिट नहीं होता, अगर मैं आपको समझाऊं कि सर जिसका यूनिट नहीं होता, यानी जिसका यूनिट नहीं होता उसकी डायमेंशन भी नहीं होती। तो ये बात तो सबसे पहले आप ध्यान में बिठा लो, सर जिसका यूनिट नहीं होता उसकी डायमेंशन भी नहीं होती। अब आपको आप बोलेंगे सर हमें पता कैसे चलेगा सर किसका यूनिट है किसका यूनिट नहीं है। आपको पता कैसे चलेगा किसका यूनिट है या किसका यूनिट नहीं है। तो आप देखो मोमेंटम को तो आप लोगों ने यूनिट पढ़ा हुआ है, मोमेंटम का यूनिट पढ़ा तो मोमेंटम तो आपने हटा दिया। स्पेसिफिक हीट का भी यूनिट होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का भी आपके पास यूनिट होता है। इन तमाम के जो यूनिट आपके पास होते हैं, जबकि अगर आप यहाँ पे देखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आपको नजर आ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता। यानी अगर आप बात करोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता। तो आप बोलेंगे सर क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट नहीं होता, इसका मतलब उसकी डायमेंशन भी नहीं होगी। तो ये सिंपल सा एमसीक्यू था जो आप इसका जवाब यहाँ पे मुझे बताते या एमसीक्यू उसका जवाब आप सेलेक्ट करते। अगला एमसीक्यू देखो आपसे, अगले एमसीक्यू में क्या बोला, अगले एमसीक्यू में आपसे बोला द डायमेंशन ऑफ द फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। यानी आपको डायमेंशन जो है ना इस एनर्जी की डायमेंशन निकाल के दिखानी है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये एनर्जी की डायमेंशन कैसे निकालेंगे। डायमेंशन निकालना बड़ा आसान था, मैं डायमेंशन आपको निकालना सिखाऊं। ये देखो डायमेंशन चाहिए आपको एनर्जी की। एनर्जी का फॉर्मूला होता है सर E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। मास की डायमेंशन होती है कैपिटल एल। सी स्पीड ऑफ लाइट है और स्पीड ऑफ लाइट की डायमेंशन होती है एल टी माइनस वन। अब स्क्वायर लगा हुआ था तो आपने भी क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। यानी सी वेलोसिटी ऑफ लाइट थी, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी की डायमेंशन होती है एल टी माइनस वन। अब ये स्क्वायर आप ओपन कर दो, ये स्क्वायर एल को दोगे, ये स्क्वायर आप टी को दोगे, तो बन जाएगा सर मेरे पास एम, एल के ऊपर भी स्क्वायर हो जाएगा एल स्क्वायर, और टी के ऊपर टी की पावर माइनस वन है तो क्या हो जाएगी -2। यानी आंसर हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी -2। यानी करेक्ट जवाब हो जाएगा इसका क्या, ऑप्शन नंबर बी, यानी एम एल स्क्वायर टी -2। तमाम लोग एमसीक्यू नंबर 2 के बाद एमसीक्यू नंबर 3 पढ़िएगा ताकि एमसीक्यू नंबर 3 आपको समझा दिया जाए। एमसीक्यू नंबर 3 में आपसे बोला इफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर वैनिशेस द वेक्टर्स विल बी डैश। डॉट प्रोडक्ट जो है आपका जीरो हो रहा है। अब डॉट प्रोडक्ट जीरो कब होता है, याद है आप लोग को तीन प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी। डॉट प्रोडक्ट बराबर होता है किसके, ए बी के। सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ाई थी सर, डॉट प्रोडक्ट जो है बराबर होता है किसके, जीरो के। और थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ाई थी सर ए डॉट बी, यानी डॉट प्रोडक्ट बराबर होता है किसके, -ab के। शायद आप में से किसी को इसका एंगल भी आप लोग को याद हो, एंगल भी मैंने आप लोग को बताया था सर। डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है अगर एंगल की वैल्यू, डॉट प्रोडक्ट ए बी होता है अगर एंगल की वैल्यू जीरो हो। डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है अगर एंगल की वैल्यू कितना डिग्री हो, 90 डिग्री। और डॉट प्रोडक्ट -ab होता है अगर एंगल कितना हो, 180 डिग्री। अब आप सेलेक्ट कर लो आपका डॉट प्रोडक्ट कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, यानी एंगल होना चाहिए 90, और 90 का मतलब हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी आप करेक्ट जवाब लगाओगे क्या, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये एमसीक्यू नंबर 3 का आपके पास जवाब होगा। एमसीक्यू नंबर 3 के बाद आपसे बोला गया एमसीक्यू नंबर 4। सवाल ये सर एमसीक्यू नंबर 4 में क्या करना है, तो एमसीक्यू नंबर 4 भी तमाम लोग देखिएगा, तमाम लोग सवाल पढ़िए एमसीक्यू नंबर 4 ताकि मैं आपको बता सकूं। एमसीक्यू नंबर 4 में आपको एक वेक्टर बताया cos थीटा आई प्लस साइन थीटा जे। एक वेक्टर आपको बता दिया सर cos थीटा आई और साइन थीटा जे। अच्छा अब ये क्या है, क्या ये वेक्टर है, क्या ये यूनिट वेक्टर है। अब देखो सबसे पहले तो उसने दो ऑप्शन दिए मैं, या तो उसने बोला भाई वेक्टर है या फिर यूनिट वेक्टर है, यानी एक चीज का इजाफा कर दिया यूनिट वेक्टर। अब पता कैसे चलेगा यूनिट वेक्टर है या नहीं, तो मैंने आपको सिखाया ना, कोई भी वेक्टर आके बोले मैं यूनिट वेक्टर हूँ, यूनिट वेक्टर चेक करने का तरीका आपको मैंने बताया है। उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेके चेक कर लीजिए, वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेके चेक करो जरा, मैग्नीट्यूड लेके देखते हैं। याद है ना मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका, रूट लगा के आई वाले का स्क्वायर, तो आई वाला है मेरे पास कौन, कॉस थीटा, यानी आई वाले का स्क्वायर, और जे वाले का स्क्वायर, और जे वाला मेरे पास कौन है, साइन थीटा, तो मैंने कर दिया साइन थीटा का स्क्वायर। तो आप बोलेंगे सर ये बन जाएगा कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, दोनों को प्लस करोगे तो आंसर आ जाएगा 1,
और √1 बराबर होता है किसके, 1 के। यानी एक बात तो क्लियर हो गई सर, इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 के बराबर आ रहा है। यानी इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड बराबर आ रहा है किसके, 1 के। यानी अब ये मेरे पास होना तो क्या चाहिए था, यूनिट वेक्टर। या तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब होगा या फिर ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब होगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर तो है। अब पता कैसे चलेगा यूनिट वेक्टर कौन सा है? तो देखो, आई के साथ अगर आपके पास लिखा हुआ है कौन, कॉस, आपको याद है ना कॉस कंपोनेंट, आपको याद होगा शायद ए एक्स, यानी एक्स कंपोनेंट बराबर होता था किसके, ए कॉस थीटा के, और ए वाई बराबर होता था किसके, ए साइन थीटा के। अब आप देखो एक्स के साथ यहाँ पे कौन आ रहा है, कॉस आ रहा है, और वाई के साथ साइन, यही तो लिखा हुआ है। देखो पहले वाला, क्योंकि आई एक्स होता है तो एक्स के साथ देखो क्या आ रहा है, कॉस, और जे वाई होता है तो वाई के साथ क्या आ रहा है, साइन। इसका मतलब ये जो वेक्टर है ना, ये वेक्टर यूनिट वेक्टर भी है, यानी यूनिट वेक्टर तो है, और साथ साथ जो एंगल बना रहा है वो एंगल किसके साथ बना रहा है, वो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। इसका मतलब इसका जो करेक्ट जवाब हुआ वो करेक्ट जवाब क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी, यानी cos थीटा आई प्लस sin थीटा जे का जो जवाब है वो जवाब आपके पास क्या है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन एट एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। एमसीक्यू नंबर 4 के बाद तमाम लोग एमसीक्यू नंबर 5 पढ़िएगा, ताकि एमसीक्यू नंबर 5 आपको मैं सॉल्व करा सकूं जल्दी से। अच्छा जी, एमसीक्यू नंबर 5 से आपसे बोला गया, अब फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 30 न्यूटन, एक फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड आपको बता रहा है 30 न्यूटन, आपने इसको बोल दिया सर एफ इज इक्वल टू 30 न्यूटन। अच्छा, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू आपको मिल गई 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस, इट्स एक्स कंपोनेंट विल बी डैश, एक्स कंपोनेंट मांग रहा है। देखो इतना सिंपल सवाल, एक्स कंपोनेंट का फॉर्मूला बनेगा ए कॉस थीटा, ए की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 30, और cos हो जाएगा cos 60। तो देखो cos 60 मैं आपको पहले भी निकालना सिखा चुका हूँ, याद है ना cos की वैल्यू निकालने का तरीका, आपको सिखाया था सर cos की वैल्यू निकालने का तरीका होता है, आप इस तरीके से लिखते हो। अगर आपको नहीं आता तो मैं जल्दी से रिकॉल करा दूं आपको, ये देखो cos की वैल्यू निकालने का तरीका होता है सर, रूट लगा के 4 3 2 1 0, और डिवाइड में हो जाता है आपके पास कौन, 2। शायद आपको याद आ जाए, अगर ना याद हो तो आप याद करना। तीसरी जो वैल्यू लिखी हुई है आपके पास, पहली होती है 0 डिग्री के लिए, दूसरी होती है 30 डिग्री के लिए, तीसरी होती है 45 डिग्री के लिए, चौथी होती है 60 डिग्री के लिए, और पांचवी होती है 90 डिग्री के लिए। अब आपको देखो चाहिए cos 60, तो आप बोलेंगे सर cos 60 के साथ जो लिखा हुआ है √1 लिखा हुआ है, नीचे है मेरे पास 2, और ये बराबर होता है किसके, 1/2 के। तो ये हो जाएगा 30, बराबर में लिखा है 1/2, कैंसिल करोगे 2 1 2 2 30 को करोगे कैंसिल, तो आंसर हो जाएगा 15 न्यूटन, यानी जो करेक्ट जवाब है वो करेक्ट जवाब हो जाएगा मेरे पास क्या, 15 न्यूटन। एमसीक्यू नंबर 5 आपसे शेयर किया। एमसीक्यू नंबर 5 के बाद जल्दी से तमाम लोग पढ़िएगा एमसीक्यू नंबर 6, ताकि एमसीक्यू नंबर 6 भी आपको समझाया जा सके। सवाल में उसने बोला टू फोर्सेस ऑफ 10 न्यूटन एंड 15 न्यूटन आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन। मतलब एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर आप दो फोर्स लगा रहे हो, पहली फोर्स लगा रहे हो आप 10 न्यूटन की, और दूसरी फोर्स लगा रहे हो आप कितने न्यूटन की, 15 न्यूटन की। याद है आपके पास ये जो केस बन रहा है वो केस कौन सा बन रहा है, ये पैरेलल का केस है। ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 स्केलर वेक्टर में पढ़ाया कि सर दो फोर्सेज अगर पैरेलल हो तो उनका जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है सर आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी दोनों फोर्सेज को सिंपली ऐड कर लो। तो देखो 10 पहली फोर्स, दूसरी फोर्स है 15, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 15, और दोनों को प्लस करोगे तो जवाब हो जाएगा 25 न्यूटन, यानी जो करेक्ट जवाब है करेक्ट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सी, यानी 25 न्यूटन। इसके बाद जल्दी से तमाम लोग को पढ़िएगा एमसीक्यू नंबर 7। एमसीक्यू नंबर 7 क्या था कि आपके एमसीक्यू नंबर 7 समझा दिया जाए। ओके, एमसीक्यू नंबर 7 में सबसे पहले जो चीज आपको दे रहा है वो फोर्स दे रहा है, एफ इज इक्वल टू, इसको वेक्टर की सूरत में लिखते हैं, एफ इज इक्वल टू 2i प्लस 3j। अच्छा, डिस्प्लेस कहां से कहां कराया, तो आपको दो पॉइंट बता रहे हैं, एक बता रहा है 1,3 और एक बता रहा है 5,7। तो याद है ना डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था सर, बाद वाले ब्रैकेट में से पहले वाले ब्रैकेट को माइनस कर दीजिएगा, शायद आपको याद आ जाए बात। बाद वाला ब्रैकेट है मेरे पास 5,7, माइनस कर देंगे किसको, 1,3 को। अब याद होगा आपको ये बात भी सर, पहला वाला पहले वाले में से माइनस करते हैं, यानी 5 में से आप 1 को माइनस करोगे और 7 में से माइनस करोगे 3 को, तो माइनस करके मुझे बताओ क्या बन रहा है। आप बोलेंगे सर 5 में से 1 को माइनस करेंगे हो जाएगा 4,
7 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये भी हो जाएगा मेरे पास क्या 4 हो जाएगा। और इस डिस्प्लेसमेंट को अगर वेक्टर की सूरत में लिखोगे तो बन जाएगा 4i प्लस 4j। तो कुछ भी नहीं किया मैंने सिर्फ क्या निकाला, डिस्प्लेसमेंट निकाला। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मैंने दोनों को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, और माइनस करके मेरे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब याद है ना वर्क का फॉर्मूला क्या होता था, वर्क का फॉर्मूला होता था वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी, यानी डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट लेने का तरीका आपको बताया सर, आई वाले को आई वाले से मल्टीप्लाई कीजिए, जे वाले को जे वाले से। अब फोर्स का आई वाला है मेरे पास 2 और डिस्प्लेसमेंट का आई वाला है मेरे पास 4। फोर्स का जे वाला है मेरे पास 3 और डिस्प्लेसमेंट का जे वाला है मेरे पास 4। अब मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 2 4 8, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 3 4 12, 12 में 8 को प्लस करोगे तो आंसर हो जाएगा कितना 20। यानी जो करेक्ट जवाब होगा वो करेक्ट जवाब क्या है आपके पास 20, इसका करेक्ट आंसर यानी 20 चूज इसका आंसर हो जाएगा। चलिए सब इसके बाद एमसीक्यू नंबर 8 तमाम लोग पढ़िएगा, एमसीक्यू नंबर 8 है क्या। ओके जी, एमसीक्यू नंबर 8 देखते हैं। एमसीक्यू नंबर 8 में उसने बोला था वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अब याद है ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये रहा, मैंने वेलोसिटी टाइम एक ग्राफ बनाया, ये रहा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब इस ग्राफ के बारे में उसने बोला भाई जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, यानी पैरेलल टू टाइम एक्सिस का मतलब हो गया कि टाइम एक्सिस के साथ साथ पैरेलल जा रहा है। देखो टाइम एक्सिस के साथ साथ पैरेलल है, तो पैरेलल टू टाइम एक्सिस का मतलब भी आपको बता दिया सर, टाइम एक्सिस के पैरेलल है। अब ये जो ग्राफ शो कर रहा है, इस ग्राफ पे देखो हर पॉइंट पे जो वेलोसिटी की वैल्यू है, चाहे फर्स्ट पॉइंट हो, चाहे सेकंड पॉइंट हो, चाहे थर्ड पॉइंट हो, तीनों पॉइंट पे आपकी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कांस्टेंट है। आप तीनों पॉइंट देखो, चाहे फर्स्ट पॉइंट, चाहे सेकंड पॉइंट, चाहे थर्ड पॉइंट, इसका मतलब आपकी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी आपके पास क्या है, कांस्टेंट। और आप एक बात पढ़कर आए हो, आपने ये बात पढ़ी है सर, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो यानी अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो जो एक्सेलरेशन होती है वो एक्सेलरेशन क्या हो जाती है, जीरो। आप लोग को ये बात मैं बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ कि सर अगर वेलोसिटी कांस्टेंट इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो, यानी जो करेक्ट जवाब है वो करेक्ट जवाब है आपके पास क्या, ऑप्शन नंबर सी। यानी 8 एमसीक्यू जो करेक्ट जवाब हो गया वो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद तमाम लोग पढ़िएगा एमसीक्यू नंबर 9 तक, एमसीक्यू नंबर 9 आपको समझा दिया जाए। एमसीक्यू नंबर 9 में आपसे बोला गया एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट डैश। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया आता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, तो देखो ये रहा वेलोसिटी, ये रहा टाइम। अच्छा वेलोसिटी टाइम ग्राफ के दरमियान एरिया जो है, तो मैं आपको ये बात पहले भी बता चुका हूँ सर, वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ के अंडर जो भी एरिया होता है, सपोज करो मैंने एक ग्राफ बनाया और इसका एरिया मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, यानी इसका एरिया सपोज करो येलो जो कर रहा हूँ मैं, ये इसका एरिया है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो भी एरिया होता है वो शो करता है किसको, डिस्टेंस को शो करता है। ये अपने मैं लेक्चर चैप्टर नंबर 3 के लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ कि सर वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो भी एरिया होता है ये एरिया शो करता है किसको, डिस्टेंस को। और आपको बताया था सर स्लोप शो करता है एक्सेलरेशन को, और जो एरिया होता है उस ग्राफ के अंडर वो शो करता है किसको, डिस्टेंस को शो करता है। तो एमसीक्यू आपको मैं पहले भी समझा चुका हूँ। एमसीक्यू नंबर 9 के बाद एमसीक्यू नंबर 10 तमाम लोग देखिएगा, एमसीक्यू नंबर 10 क्या है, एमसीक्यू नंबर 10 आपको समझाते हैं। एमसीक्यू नंबर 10 में आपसे बोला गया इम्पल्स कैन बी डिफाइंड एज। इम्पल्स का जो फॉर्मूला है, तो याद होगा मैंने आप लोग को इम्पल्स का जो फॉर्मूला पढ़ाया है। सवाल अच्छा मुझसे पूछा है कि सर एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। बेटा ये जो आंसर देते हैं ना वो स्केलर क्वांटिटी में आंसर देता है, यानी इसका जो आंसर आएगा ना ये आंसर आएगा स्केलर क्वांटिटी में, और स्केलर क्वांटिटी में आपके पास डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, क्योंकि इसका जो आंसर होता है वो मैग्नीट्यूड दिखाता है, डायरेक्शन नहीं बताता, इस वजह से आप इसको डिस्टेंस बोल रहे हो। अच्छा एमसीक्यू नंबर 10 है इम्पल्स कैन बी डिफाइंड एज डैश। तो याद होगा इम्पल्स का फॉर्मूला होता है आपके पास, अगर मैं आपको फॉर्मूला लिख के दिखाऊं, इम्पल्स का फॉर्मूला मेरे पास इम्पल्स
इज इक्वल टू एफ डेल्टा टी, ये फॉर्मूला है, और यही फॉर्मूला बराबर होता है किसके, डेल्टा पी के, यानी इम्पल्स के दो फॉर्मूले। अब इम्पल्स का दूसरा वाला फॉर्मूला देखो, दूसरे फॉर्मूले में लिखा हुआ है इम्पल्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। देखो फॉर्मूले में जो आ रहा है वो सिर्फ क्या आ रहा है, चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या डिवाइड में टाइम नजर आ रहा है? आप बोलेंगे सर टाइम तो नजर नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, डेल्टा पी, और डेल्टा पी बराबर होता है किसके, चेंज इन मोमेंटम के। यानी इम्पल्स कैन बी डिफाइंड एज द चेंज इन मोमेंटम। रेट नहीं होगा, रेट इसलिए नहीं होगा भाई क्योंकि डिवाइड में टाइम थोड़ी लिखा हुआ है। रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स भी नहीं होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स का मतलब तो होता है डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा टी, तो ये तो इसके बराबर भी नहीं है, तो इस वजह से ऑप्शन सी भी नहीं होगा, और चेंज ऑफ फोर्स के बराबर भी नहीं हो, सिर्फ बराबर किसके, चेंज ऑफ मोमेंटम के, यानी डेल्टा पी के। तो एमसीक्यू नंबर 10 का जो जवाब है वो जवाब है मेरे पास क्या, ऑप्शन नंबर ए। एमसीक्यू नंबर 10 के बाद अगला एमसीक्यू है मेरे पास एमसीक्यू नंबर 11। तमाम लोग एमसीक्यू नंबर 11 पढ़िएगा। एमसीक्यू नंबर 11 क्या है, अब अगर आप इस सवाल में देखोगे, आपसे बोला था कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन डैश, यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किस चीज पे डिपेंड कर रहा है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की अगर आप बात करें, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, तो भाई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जिस चीज पे डिपेंड करता है वो सरफेस ऑफ बॉडीज है, यानी डिफरेंट बॉडीज की डिफरेंट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। जैसे मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ आपके पास, अगर आप ग्लास के फर्श पे, यानी ग्लास का फर्श है, इसके ऊपर आप चल के जाओ, जो आपने स्लीपर्स पहनी है वो भी ग्लास की बनी हुई है, यानी आपने हील चप्पल होती है ना, हील गर्ल्स की जो चप्पल होती है जो ऊंची होती है, ये भी आपने ग्लास की पहनी हुई है, ग्लास के फर्श के ऊपर चल रहे हो और उसके ऊपर पानी पड़ा हुआ है, इस पे अब आप चल के जा रहे हो। तो अब आप बोलेंगे सर कैसी बातें कर रहे हैं, ग्लास के फर्श पे ग्लास की चप्पलें पहन के और उस पर पानी पड़ा हुआ है तो जाएंगे तो हम स्लिप होंगे, ऐसी है ना, यानी अभी सरफेस पे डिपेंड करिए। लेकिन अगर इसका ही उल्टा केस कर लूं, मैं रोड, आप रोड के ऊपर भाग रहे हो और आपने जॉगर्स पहने हुए हो, उसके ऊपर अगर आप भागोगे तो अब आपको, आप भी वही हो, लेकिन आप क्योंकि सरफेस चेंज हो गई, अब आप ग्लास के बजाय रोड के ऊपर भाग रहे हो, तो सरफेस के ऊपर डिपेंड करे, यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगी किस पे, सरफेस ऑफ बॉडीज पे। तो करेक्ट जवाब होगा इसका क्या, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद तमाम लोग देखिएगा एमसीक्यू नंबर 12। एमसीक्यू नंबर 12 आपको समझाते हैं। ओके, आपसे बोला गया द टोटल चेंज इन मोमेंटम विल बी डैश, यानी सवाल में आपको मास दिया गया, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, फोर्स आपको बताया और टाइम आपको बताया गया कितना सेकंड, 7 सेकंड, और आपसे बोला गया टोटल चेंज इन मोमेंटम। तो याद है ना आप लोगों को मैंने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ाया है सर, फोर्स का फॉर्मूला होता है डेल्टा एफ, यानी फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। अब इस डेल्टा टी को अगर वहां मल्टीप्लाई कर दोगे तो डेल्टा पी का फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास क्या, डेल्टा पी का फॉर्मूला आ जाएगा, तो इसको फोर्स ही लिख देते हैं एफ, और ये हो जाएगा सर डेल्टा पी का फॉर्मूला एफ और डेल्टा टी, यानी दो चीजों को मल्टीप्लाई करना है। तो अब आप देखो आपको फोर्स भी पता है, फोर्स की वैल्यू है 20, टाइम की वैल्यू है 7, 20 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 2 7 14, तो आंसर हो जाएगा आपके पास कितना, 140, और आगे लिख दोगे न्यूटन सेकंड, यानी जो करेक्ट जवाब है वो जो करेक्ट जवाब है 140 न्यूटन सेकंड। आप बोलेंगे सर मास क्यों दिया, तो मास आपको सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया था, सिर्फ क्या करना था, फोर्स को और टाइम को मल्टीप्लाई करना था और आपका जवाब आ गया। इसके बाद अगला एमसीक्यू है आपके पास एमसीक्यू नंबर 13। एमसीक्यू नंबर 13 तमाम लोग पढ़िएगा ताकि मैं सवाल समझा सकूं आपको जल्दी से। सवाल में आपसे बोला गया अ बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, यानी आपकी जो बॉडी है मूव कर रही है कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। अब आप देखो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन अगर मैं आपके सामने बनाऊं तो डायरेक्शन भी चलो मैं आपको बनाना सिखा दूं, ऊपर होता है आपके पास नॉर्थ, नीचे होता है आपके पास साउथ, लेफ्ट पे होता है वेस्ट, राइट पे होता है ईस्ट, उसने नॉर्थ ईस्ट बोला है, नॉर्थ ईस्ट का मतलब नॉर्थ ईस्ट के दरमियान में इस तरह मूव करता हुआ जा रहा है। लेकिन अब आपकी बॉडी मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो भाई एक बात का जरा ख्याल तो करो, आपकी बॉडी क्योंकि मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, और आपने एक बात पढ़ी है अगर आपकी बॉडी मूव करे कांस्टेंट वेलोसिटी से तो उस वक्त जो एक्सेलरेशन होती है वो एक्सेलरेशन तो क्या हो जाती है, जीरो, यानी जो करेक्ट जवाब है वो करेक्ट जवाब क्या है, जीरो है। यानी आपकी बॉडी की वेलोसिटी अगर कांस्टेंट तो जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला एमसीक्यू देखते हैं। अगला एमसीक्यू है मेरे पास एमसीक्यू नंबर 14। तमाम लोग जल्दी से एमसीक्यू नंबर 14 देखिएगा ताकि एमसीक्यू 14 आपको समझा दिया जाए।
एमसीक्यू नंबर 14 में आपसे बोला गया बॉल इज ड्रॉप from a tower with zero velocity, reach the ground in 4 seconds, the height of the tower will be dash। तो ये तो बड़ा ही आसान एमसीक्यू था आप लोग को भाई। मैंने ड्रॉप का एक केस पढ़ाया तो है। ड्रॉप का फॉर्मूला होता है सर s इज इक्वल टू 5t²। तमाम लोग को मैंने फॉर्मूला पढ़ाया कि सर अगर आप किसी चीज को ड्रॉप करें तो उसका ये फॉर्मूला होता है। अब आपसे हाइट ऑफ टावर मांग रहा है, तो देखो अगर आप किसी टावर पे चढ़ के अगर आप किसी बॉल को ड्रॉप करोगे तो देखो बॉल को जमीन तक आने में, बॉल जब जमीन में आएगी तो बॉल को जमीन तक आने में जितना टाइम आपके पास जितना डिस्टेंस आपकी बॉल कवर करेगी उतनी ही तो टावर की हाइट होगी। यहाँ पे जितनी टावर की हाइट होगी उतना डिस्टेंस आपकी बॉल कवर करेगी। अब देखो ये रहा 5, टाइम की जगह पे क्या रखोगे आप? बोलेंगे सर टाइम की जगह पे हो जाएगा 4 और इसका स्क्वायर। तो देखो ये रहा 5, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 16 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 16 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हो जाएगा कितना मीटर? 80 मीटर। यानी जो करेक्ट जवाब है वो करेक्ट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए। अच्छा अगर 5 से मल्टीप्लाई करना मुश्किल लग रहा है ना तो ये देखो 16 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 से ना करो बल्कि 10 से कर दो। चलो 10 से करोगे तो क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर 10 से करेंगे तो जाएगा 160। अब इसका आधा कर दो। देखो आधा करना तो आसान लगता है ना, 160 का आधा करोगे तो 160 का हाफ कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। यानी जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 80 मीटर हो जाएगा। वैसे आप 5 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, कोई मुश्किल की बात नहीं है। एमसीक्यू नंबर 15 थोड़ा सा मुश्किल था आपके लिए। एमसीक्यू नंबर 15 आपको समझ के करना था। एमसीक्यू नंबर 15 था, मान लो देखिएगा पढ़िएगा सवाल ताकि मैं आपको समझा सकूं जल्दी से। ओके सवाल में आपसे बोला गया द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज 7 मीटर पर सेकंड। यानी सवाल में आपको इनिशियल वेलोसिटी बताई गई सर वी की वैल्यू है मेरे पास 7 मीटर पर सेकंड और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको दे रहा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और आपसे बोला है डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन द 5th सेकंड। यानी आपसे मांग रहा है एस यानी डिस्टेंस 5th सेकंड का मांग रहा है। तो अगर मैं इसको लिख के दिखाऊं एस 5th सेकंड का डिस्टेंस मांग रहा है तो याद है ना 5th सेकंड का डिस्टेंस मालूम करने का तरीका क्या होता था? यानी एस अगर 5th सेकंड का आपसे मांगेगा तो मैंने आपको तरीका इसका सिखाया सर S5 माइनस S4। यानी 5th सेकंड बोलेगा तो S5 माइनस S4, वो 4th सेकंड बोलेगा तो S4 माइनस S3, वो 3rd सेकंड बोलेगा तो S3 माइनस S2। तो अब देखो S5 का फॉर्मूला क्या बनेगा? आप बोलेंगे सर देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT²। पहले ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे आप 5 सेकंड के लिए माइनस और फिर लिखा हुआ आपके पास VIT प्लस हाफ AT² और यही फॉर्मूला अप्लाई करोगे कितने के लिए? 4 सेकंड के लिए। अब कुछ भी नहीं करना, आप यहाँ पे वैल्यूज को पुट करो और सॉल्व करो और आंसर मुझे बताओ। चलो मैं आपके सामने सॉल्व करता हूँ और आपको आंसर बताता हूँ। ये देखो जरा VI की जगह पे आ जाएगा आपके पास 7 और पहले वाले के लिए टाइम आपके पास 5 तो ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 5। पहला वाला सॉल्व करो ये हो जाएगा हाफ। अच्छा ए है आपके पास एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके पास 4 और टाइम पहले वाले के लिए आपके पास कितना 5 का स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर दिया। यानी देखो ये मैंने पहले पार्ट को सॉल्व किया और ये मैंने सेकंड पार्ट को सॉल्व किया, बीच में लगाया माइनस। अब इधर मल्टीप्लाई करो, वी की जगह पे दोबारा हो जाएगा 7, टाइम की जगह पे दोबारा आ जाएगा टाइम। देखो अब अगली बार टाइम है मेरे पास 4 तो ये आएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस हाफ। ए की जगह पे आ जाएगा मेरे पास 4 और टाइम की जगह पे आ जाएगा कितना 4 का स्क्वायर। तो आपने यहाँ पे लिख दिया किसको 4 स्क्वायर को और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। यानी VIT जहां पर आ गया और ये हो जाएगा हाफ AT²। अब जरा इसको सॉल्व करके चेक करते हैं। तमाम लोग जरा मेरी बातों को फॉलो करना, मुझे जवाब देना। 7 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 35। 2 और ये 4 को कैंसिल किया तो ये जाएगा सर मेरे पास 2 यानी प्लस 2 और 5 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा आपके पास क्या 25। ब्रैकेट को बंद कर दिया माइनस। अब इसको मल्टीप्लाई करो 7 को 4 से करोगे तो आप बोलेंगे सर 7 को 4 से करेंगे 28। 2 और 4 को कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा आपके पास 2 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब देखो थोड़ी सी तो आप बेसिक मैथ इस्तेमाल करोगे ना, बॉट पास रूल लगाओगे कि सर पहले मल्टीप्लाई करते हैं और फिर प्लस करते हैं। यानी पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर दो फिर इन लोगों को क्या कर देंगे हम प्लस कर देंगे। अब देखो आपके सामने मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हो जाएगा सर 25 को 2 से करोगे तो ये जाएगा 50, बीच में लगा हुआ है माइनस। अब ये करोगे सर 28 प्लस 16 को 2 से करोगे तो ये जाएगा आपके पास कितना? आप बोलेंगे सर 16 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 32। अब इन ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लो। 50 में 35 को अगर आप ऐड करोगे
तो आंसर आ जाएगा आपके पास कितना, आप बोलेंगे सर आंसर हो जाएगा हमारे पास 50 में 35 को ऐड करेंगे तो देखो 5 6 7 8 85 माइनस इन दोनों को ऐड करो, 28 में 32 को ऐड करो तो आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा हमारे पास 60। अब 85 में से 60 को माइनस कर दो तो आप बोलेंगे सर हो जाएगा 60 70 80 85 यानी 25 मीटर, यानी जो करेक्ट जवाब आएगा वो करेक्ट जवाब आपके पास कितना आ जाएगा 25 मीटर आ जाएगा। यानी इस एमसीक्यू का जो करेक्ट जवाब है वो करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए यानी 25 मीटर। अच्छा जी, एमसीक्यू नंबर 15 के बाद मजीद आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 16 की तरफ। तमाम लोग जल्दी से एमसीक्यू नंबर 16 देखिएगा ताकि एमसीक्यू नंबर 16 आपको सॉल्व करा दिया जा सके। ओके सवाल में आपसे बोला गया टू आइडेंटिकल बॉल्स आर थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल स्पीड ट्वाइस ऑफ द अदर, द बॉल विद द ग्रेटर इनिशियल स्पीड विल रीच टू अ हाइट। अच्छा अब देखो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है ना आपके पास, एक डिस्टेंस का फॉर्मूला मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2g, तमाम लोगों को मैंने ये फॉर्मूला पढ़ा है। अब देखो डिस्टेंस और वेलोसिटी का जो आपस में रिलेशन है ना वो रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट रिलेशन है, ये बात जरा याद रखो। अब देखो ये हो जाएगा एस, अगर मैं लिख के दिखाऊं ना सर जो भी डिस्टेंस है वो वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाएगा। अब उसने बोला वेलोसिटी जो है ना उसकी इनिशियल स्पीड जो है वो ट्वाइस है, यानी ट्वाइस का मतलब है कि जो वेलोसिटी है वी की जगह पे आप क्या रखोगे 2v रखोगे। आप बोलेंगे सर 2v अगर हम रखेंगे, अब देखो इस v की जगह पे 2v रखो तो क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर v की जगह पे 2v, ऊपर लिखा हुआ है स्क्वायर और नीचे है मेरे पास g। अब देखो स्क्वायर ओपन करो तो आप बोलेंगे सर ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन g, और v स्क्वायर अपॉन g बराबर होता है डिस्टेंस के, यानी जो डिस्टेंस कवर करेगा वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा 4 टाइम्स, यानी 4 टाइम्स ऑफ अदर। सिंपल, यानी स्पीड अगर ट्वाइस है तो 2 का स्क्वायर करोगे 4, इसका मतलब जो डिस्टेंस कवर करेगा वो कितना करेगा 4 टाइम्स कवर करेगा। मैं आपसे अगर सवाल चेंज करूं, मैं बोलूं नहीं ट्वाइस नहीं है बल्कि थ्राइस है, अब जवाब क्या होगा, अगर स्पीड थ्राइस कर दोगे तो अब जवाब क्या होना चाहिए। आप बोलेंगे सर अगर ये थ्राइस है तो थ्राइस वाले केस में क्या होगा, जवाब आपका देखते हैं। अब देखो थ्राइस है ना 3, तो 3 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर ये देखिए अगर हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर करने की वजह से सर ये हो जाएगा हमारे पास क्या, 3 का अगर आप स्क्वायर करोगे आप बोलेंगे सर थ्राइस है, थ्राइस का मतलब 3 और 3 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 9, यानी अब जो डिस्टेंस हो जाता है वो क्या हो जाता 9 हो जाता। लेकिन ये सवाल क्योंकि आपके पास है ट्वाइस के लिए तो ट्वाइस के लिए ही रहने देंगे, और जो करेक्ट जवाब होगा वो करेक्ट जवाब आपको बता दिया, यानी कितने टाइम्स है आपके पास 4 टाइम्स। एमसीक्यू नंबर 16 के बाद तमाम लोग आप रीड कीजिएगा एमसीक्यू नंबर 17। एमसीक्यू नंबर 17 आप लोगों के सामने नजर आ रहा होगा, तमाम लोग जल्दी से एमसीक्यू नंबर 17 पढ़िएगा ताकि आपको ये सवाल समझाया जा सके। एमसीक्यू नंबर 7 में आपसे बोला व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, आपसे वेलोसिटी मांग रहा है, डिस्टेंस दे रहा है और टाइम दे रहा है, सही है। अब देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है सर वेलोसिटी इज इक्वल टू, यानी एवरेज वेलोसिटी लिख लो, डिस्टेंस लिख लो, डिस्प्लेसमेंट लिख लो, एक ही चीज है, हमें वेलोसिटी की वैल्यू चाहिए, यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम, सॉरी डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो डिस्टेंस है मेरे पास 30, ये हो गया माइल्स, और टाइम है मेरे पास नीचे कितना 0.5 और ये हो गया मेरे पास आर। अब देखो किसी भी चीज को 0.5 से मल्टीप्लाई करना है ना, इसका मतलब उससे भी आसान बात, उससे भी आसान बात कि आप जो ना उसका डबल कर दो। जैसे 30 है, 30 को 0.5 से डिवाइड करना है तो इसका मतलब 30 का डबल कर दो, 30 का डबल करोगे तो क्या हो जाएगा, आप बोले सर 30 का डबल करेंगे तो जाएगा 60, और माइल्स पर आर लिखा है ना इसको एमपीएच से लिखते हैं, एमपीएच की जो फुल फॉर्म है ना वो यही है, एम का मतलब है आपके पास माइल्स, पी का मतलब है यहाँ पे पर, और एच का मतलब है यहाँ पे यानी आर, यानी करेक्ट जो जवाब होगा वो क्या हो जाएगा 60 एमपीएच यानी माइल्स पर आर, यानी एमसीक्यू का जो करेक्ट जवाब है वो करेक्ट जवाब हो गया आपके पास क्या, ऑप्शन नंबर एच
जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है वैसे होगा तो डी 60 माइल्स पर आवर। इसके बाद तमाम लोग पढ़िएगा एमसीक्यू नंबर 18। एमसीक्यू नंबर 18 आपको समझा दिया जाए जल्दी से, तमाम लोग पढ़ लीजिए। एमसीक्यू में आपसे एमसीक्यू नंबर 18 में आपसे बोला गया बॉम्ब इज ड्रॉप फ्रॉम एन एयरप्लेन मूविंग हॉरिजॉन्टली, यानी कि एरोप्लेन है जो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। अच्छा, उसकी स्पीड आपको बता रहा है 600 किलोमीटर पर आवर, यानी आपको जो वेलोसिटी दे रहा है ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे रहा है 600 किलोमीटर पर आवर। इफ द एयर रेजिस्टेंस इज नेट लेवल द बॉम्ब विल रीच द ग्राउंड इन 5 सेकंड, यानी उस एरोप्लेन ने बॉम्ब को ड्रॉप किया। तो याद है आपको ये सवाल कि आपका बॉम्ब अगर ड्रॉप करेगा कोई हेलीकॉप्टर, तो ये सवाल इस किस्म का मतलब था हाफ प्रोजेक्टाइल का, यानी आपको मैं इसके फॉर्मूले पहले भी पढ़ा चुका हूँ चैप्टर नंबर 4 में। या हाफ प्रोजेक्टाइल का केस बना, और हाफ प्रोजेक्टाइल के केस में आपको मैं फॉर्मूले कुछ पढ़ा चुका हूँ, जरा वो फॉर्मूले देखिएगा। आपको एक फॉर्मूला तो मैंने पढ़ाया था सर y का फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था सर, y इज इक्वल टू 5t², ये फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था। और दूसरा फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था सर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का, वो फॉर्मूला था x इज इक्वल टू vht, यानी x इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये दो फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था। अब उसने आपसे बोला कि भाई चाहिए क्या, उसने बोला बॉम्ब जो आ रहा है वो 5 सेकंड में नीचे आ रहा है, और आपसे बोल रहा है क्या निकाल के दिखा दो, एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेन। एल्टीट्यूड का मतलब जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना कि एल्टीट्यूड नजर आ रहा है, तो एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट ऑफ द एरोप्लेन, यानी एरोप्लेन की आप क्या बता दो मुझे, एरोप्लेन की हाइट बता दो। अब एरोप्लेन कितनी हाइट पे है, कितनी हाइट का मतलब है वो आपसे बड़ी मासूमियत से बोल रहा है मुझे क्या निकाल के दिखा दो, वाई निकाल के दिखा दो। तो देखो वाई का फॉर्मूला है 5t²। टाइम मुझे दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है, बोलेंगे सर टाइम हमें तो दिया हुआ है 5 सेकंड, तो टाइम की जगह पे रखा 5 और इसका स्क्वायर, तो देखो 5 का स्क्वायर 25, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हो जाएगा 125 मीटर, यानी करेक्ट जवाब हो जाएगा आपके पास कितना, 125 मीटर। अब आप सवाल देखो, सवाल कितना सिंपल सवाल है, आपको सवाल में सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज किया हुआ है, लेकिन सवाल इंतहाई सिंपल। मेरा ख्याल इससे सिंपल कोई सवाल होगा, आपने सिंपल कैलकुलेशन करी और आपने इसका जवाब ले लिया। तब हम लोग इसके बाद देखना एमसीक्यू नंबर 19। एमसीक्यू नंबर 19 क्या है? एमसीक्यू नंबर 19 में आपसे बोला गया द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज सेम। आपको याद होगा आपकी जो प्रोजेक्टाइल है उसकी रेंज सेम होती है दो एंगल पे, एक एंगल होता है थीटा और एक एंगल होता है थीटा डैश। और थीटा डैश का निकालने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, थीटा डैश को निकालने का तरीका होता है 90 माइनस थीटा, ये तरीकेकार है। अब आप क्या करो, इस एमसीक्यू को सॉल्व करने का तरीका, आपने पहला ऑप्शन उठाया, जैसे पहला ऑप्शन है 0 डिग्री और दूसरा आपके पास क्या 45 डिग्री। अब देखो दूसरा एंगल निकालने के लिए क्या करना होता है, पहले वाले में से 90 वाले को माइनस करोगे, यानी थीटा डैश निकालने का तरीका है 90 माइनस थीटा। अब जो पहला वाला एंगल है वो है क्या है 0, यानी आप 90 में से माइनस किसको करोगे, आप बोलेंगे सर 90 में से माइनस करेंगे 0 को, तो आंसर तो आ जाएगा 90। क्या देखो दूसरा एंगल 90 दिया हुआ है, बोलेंगे सर 90 तो नहीं दिया हुआ 45 दिया हुआ है, यानी इसका आंसर एमसीक्यू का ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। भाई आपने पहले ऑप्शन ए से चेक किया, चेक करने का तरीका क्या बताया कि आपने दोनों को माइनस करके देखा। चलो इससे भी और आसान तरीका मैं आपको बताऊं, आप एक काम करो दोनों एंगल को प्लस करो, जिसका सम 90 के बराबर आ जाए वो उसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपके लिए और आसान बात कर दी, अब देखो दोनों एंगल को प्लस करो, क्या 90 के बराबर आ रहा है, 0 प्लस 45 बराबर होता है 45 के, यानी 90 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये इसका जवाब नहीं हो सकता। आप देखो ऑप्शन नंबर सी को चेक करो, ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं, देखो 15 प्लस 60 दोनों को प्लस करोगे 75, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी चेक करो, 35 प्लस 55 दोनों को ऐड करो, आप बोलेंगे सर 55 में 30 को ऐड करेंगे, अरे सर ये तो बराबर हो गया किसके 90 के, इसका मतलब जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलो डी भी करके चेक कर लो, 30 प्लस 75 दोनों को ऐड करोगे तो आप बोलेंगे सर ये तो हो जाएगा 7 10 105, यानी सर ये भी नहीं हो सकता, यानी जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तमाम लोग इसके बाद पढ़िएगा एमसीक्यू नंबर 20, और एमसीक्यू नंबर 20 पढ़ने के बाद जवाब इसका सोचिएगा इसका जवाब क्या हो सकता है। सवाल में आपसे बोला गया, सवाल बड़ा ही सिंपल, टू इम्प्रूव द जंपिंग रिकॉर्ड। जंपिंग रिकॉर्ड में क्या होता है, अगर मैं आपसे जंपिंग रिकॉर्ड की बात करूं, जंपिंग रिकॉर्ड में क्या होता है, एक बंदा भागता हुआ आता है, भागता हुआ जाएगा,
एक पॉइंट से जंप करेगा और कितनी दूर जाएगा वो उसका जंपिंग रिकॉर्ड होता है। ये इसका रिकॉर्ड कहलाएगा वो कितनी दूर जा रहा है। अब आपको याद है ना मैक्सिमम रेंज कौन से एंगल पे होती है? आप बोलेंगे सर मैक्सिमम जो रेंज है ना, मैक्सिमम रेंज होती है आपके पास कौन से डिग्री पे? आप बोलेंगे सर मैक्सिमम रेंज होती है 45 डिग्री पे। तो इस वजह से इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। क्योंकि सवाल में अगर आप एक बात पे और गौर करोगे ना, यहाँ पे उसने क्या बोला हुआ है? लॉन्ग जंपर। लॉन्ग जंपर का मतलब है आपको दूर जाना है। एक होता है हाई जंपर, और हाई जंपर में क्या होगा? आप बोलेंगे सर हाई जंपर में हो जाएगा कि वो ज्यादा हाइट पे जाए। यानी हाई जंपर का मतलब होगा कि अगर वो ज्यादा हाइट पे जाएगा तो वो हाई जंपर कहलाता है। चलो मैं इसको लिख के भी दिखा देता हूँ। ये कहलाएगा मेरे पास हाई जंपर, कितनी हाइट पे जा रहा है। और ये जो नीचे वाला आप देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो, ये कहलाएगा आपके पास कौन सा? लॉन्ग जंपर। अब उसने देखो क्योंकि आपसे बोला है लॉन्ग, और लॉन्ग का मतलब होता है कितनी दूर जा रहा है, और दूर जाने का मतलब होता है कि आपको अब मैक्सिमम रेंज चाहिए। और मैक्सिमम रेंज जिस एंगल पे होती है वो एंगल होता है आपके पास कितना डिग्री? 45 डिग्री। यानी इसका जो करेक्ट जवाब है वो करेक्ट जवाब हो गया आपके पास ऑप्शन नंबर बी, यानी जंप एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तमाम लोग इसके बाद एमसीक्यू नंबर अब 21 देख लीजिए। एमसीक्यू नंबर 21 भी आपको सॉल्व करना सिखाते हैं। सर एमसीक्यू नंबर 21 में आपसे बोला गया था रियल व्हील ऑफ एन ऑटोमोबाइल आर रोटेटिंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 14 रेवोल्यूशन पर सेकंड। यानी उसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी बता दी, जिसको आपने लिखा ओमेगा आई से। मैं चलो डेटा भी इसका बना देता हूँ। ओमेगा आई इज इक्वल टू 14 रेवोल्यूशन पर सेकंड। और आगे आपसे बोल रहा है विच इज रिड्यूस टू 38 रेडियन पर सेकंड, जिसको रिड्यूस कर दिया गया 38 रेडियन पर सेकंड, विच इज रिड्यूस टू 38 रेडियन पर सेकंड। यानी हो जाएगी आपके पास फाइनल वेलोसिटी, जिसको आपने बोल दिया ओमेगा फाइनल 38 रेडियन पर सेकंड। और टाइम आपको बता रहा है सर दोनों का टाइम है 5 सेकंड। तो अब आप बोलेंगे सर अगर आप टाइम भी रखेंगे 5 सेकंड तो टाइम के लिए जगह बनाइए डेटा में। तो मैं टाइम के लिए जगह बनाता हूँ आपके सामने। ओके, डेटा में चलो मैं टाइम भी लिखता हूँ आपके सामने। टाइम देखो, मैंने टाइम लिखा सर, टाइम हो जाएगा मेरे पास टाइम इज इक्वल टू 5 सेकंड। सिर्फ एक मसला छोटा था, वो मसला अगर आप सॉल्व करोगे ना सवाल आपके लिए आसान। एक दिया हुआ है रेवोल्यूशन में, एक दिया हुआ है रेडियन में। अब देखो रेवोल्यूशन को रेडियन में करने के लिए आप मल्टीप्लाई करते हो किससे? 2 पाई से। तो मैंने मल्टीप्लाई किया 2 पाई से। आप बोलेंगे सर पाई की वैल्यू भी रख दीजिए ना। तो मैं देखो पाई की वैल्यू भी रख रहा हूँ आपके सामने, पाई की वैल्यू रख रहा हूँ, जरा देखना। ये हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई बाय 2, और पाई की वैल्यू होती है 22/7। मैंने क्या काम किया? मैंने पाई की जगह पाई की वैल्यू रख दी। जैसे ही मैंने पाई की वैल्यू रखी, आप बोलेंगे सर अरे सर ये देखिए 7 1 7, 7 2 14। अब सिर्फ नंबर आ गए जिनको आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। अब देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, आप बोलेंगे सर 2 को 2 से करेंगे 4, और 4 को 22 से करोगे तो आप बोलेंगे सर 4 को अगर 22 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास कितना? देखो 4 2 8, 4 2 यानी हो जाएगा 88 रेडियन पर सेकेंड। अब आप देखो आपका जो रेवोल्यूशन था वो कन्वर्ट हो गया किस में? रेडियन में। अब आप सिंपल सा काम करोगे, क्योंकि आपसे जो चीज मांगी हुई है वो क्या मांगी हुई है? आपसे बोला हुआ भाई मुझे क्या बता दो? एंगुलर एक्सेलरेशन बता दो। अब सवाल ये सर ये एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? तो भाई बड़ी आसान सी बात है। एंगुलर एक्सेलरेशन का आप लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा है? अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइडेड बाय टाइम। ओमेगा एफ की वैल्यू आप बोलेंगे सर ओमेगा एफ की वैल्यू है 38 माइनस ओमेगा आई की वैल्यू है 88 डिवाइडेड बाय 5। अब दोनों को माइनस कर दो। आप बोलेंगे सर अगर हम दोनों को माइनस करेंगे तो जवाब आ जाएगा मेरे पास कितना? -50/5। और दोनों को डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास कितना? -10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। यानी जो करेक्ट जवाब है वो करेक्ट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी, यानी -10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। एक बात का गौर करना, ये रेवोल्यूशन दिया हुआ है और आपको रेडियन में चाहिए था, तो रेडियन वाला करेक्ट जवाब लगाना, क्योंकि आपने सबको रेडियन में कन्वर्ट कर दिया है। तो आंसर भी आपका किस में आएगा? रेडियन में ही आएगा। और करेक्ट जवाब हो गया रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, और -10 इसकी वैल्यू होगी। अब आप सवाल देखो। सवाल ये जो मैंने आपको एमसीक्यू दिए ना, एक एमसीक्यू भी इसमें ऐसा नहीं है कि आप कैलकुलेटर से सॉल्व करो। और ये आपको मैं चैलेंज भी कर रहा हूँ कि आपका जो मैंने आपको सॉफ्टवेयर बताया ना फ्री एप्टीट्यूड का, उस सॉफ्टवेयर के अंदर जितने एमसीक्यू अपलोड हुए हैं सारे के सारे एमसीक्यू आप बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व कर सकते हो। ये आपको चैलेंज है। आप देख लो आपके सामने मैंने एमसीक्यू सॉल्व की, किसी एमसीक्यू में कैलकुलेटर मैंने इस्तेमाल नहीं किया। जान पूछ के मैंने वैल्यूज को ऐसे बनाया हुआ, जैसे आपने देखा ना पाई की वैल्यू आई तो वो ऐसे कैंसिल हो रहा था कि 14 से कैंसिल हो गया। तो जान पूछ के ऐसी वैल्यूज को सेलेक्ट किया हुआ कि आप इस एमसीक्यूज को ना विद इन 10 सेकेंड्स आप कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद तमाम लोग देखना एमसीक्यू नंबर 22। एमसीक्यू नंबर 22 में आपको बताऊं बड़ा आसान सा एमसीक्यू। आपसे बोला गया बॉडी का मास ले लो,
मास का मतलब m मिल गया आपको, रेडियस आपको बता रहा है यानी r इज इक्वल टू 1 मीटर, रेडियस मिल गया। और सबसे पहले जो दे रहा था आपको मास दे रहा था यानी m इज इक्वल टू 5 kg। और आगे आपको बोल रहा है भाई एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का मतलब है ओमेगा आपको दे रहा है 2 रेडियन पर सेकंड, और आपसे मांग रहा है सेंटीपिटल फोर्स। तो याद है सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता था m ac यानी सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का आपने फॉर्मूला पढ़ा तो है, अगर मैं आपको फॉर्मूला रिकॉल कराऊं तो भाई आपको याद आएगा आपने सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा है r ओमेगा स्क्वायर, यानी मास की जगह मास तो सेम रहा लेकिन एसी की जगह आपने r ओमेगा स्क्वायर रख दिया। अब वैल्यू को पुट करो, मास की जगह पे आ जाएगा 5, रेडियस की जगह पे आ जाएगा 1, और एंगुलर वेलोसिटी की जगह पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई कर लो, 5 को 1 से करोगे तो रहेगा 5, 2 का स्क्वायर करोगे 4, और 5 को 4 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आप बोलेंगे सर मल्टीप्लाई करने के बाद जवाब आ जाएगा मेरे पास कितना 20, और आगे आप लिख दोगे क्या न्यूटन। यानी जो करेक्ट जवाब है आपके पास वो करेक्ट जवाब हो गया कितना न्यूटन, 20 न्यूटन, यानी करेक्ट जवाब हो गया आपके पास ऑप्शन नंबर बी। एमसीक्यू नंबर 23 देखिएगा, एमसीक्यू नंबर 23 क्या है आपके पास। एमसीक्यू नंबर 23 में आपसे बोला गया व्हेन टॉर्क एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज जीरो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कांस्टेंट। तो ये तो याद होगा, ये आप लोगों ने पढ़ा है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये तो उसी की स्टेटमेंट की आपसे बात कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर आपको स्टेटमेंट याद आया तो स्टेटमेंट क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो भाई ये स्टेटमेंट यही बोलती थी कि अगर आपके पास जो टॉर्क किसी बॉडी पे लग रहा हो वो जीरो हो जाए तो जो एंगुलर मोमेंटम है ये एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। यानी अगर टॉर्क जीरो हो तो जो एंगुलर मोमेंटम है वो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो अब आप देखो सवाल पढ़ते ही आप जवाब लगा लोगे कि भाई अगर टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तमाम लोग इसके बाद देखने एमसीक्यू नंबर 24, और एमसीक्यू नंबर 24 का जवाब क्या होगा जल्दी से इसको चेक करते हैं। एमसीक्यू नंबर 24 में आपसे बोला बॉडी और ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम। आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इक्विलिब्रियम में कहलाएगा, कब कहलाएगा, व्हेन इट इज मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या पे मूव विद वेरिएबल वेलोसिटी, मूव विद फास्ट इन स्पेस, या मूव वेरी स्लो इन स्पेस। तो आप बोलेंगे सर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है या तो आपकी बॉडी कंप्लीटली रेस्ट में हो, या फिर अगर मूव करे तो मूव कैसे करे। आप बोलेंगे सर अगर वो मूव करे तो मूव करे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। अब देखो रेस्ट की तो उसने बात नहीं करी, तो आप जवाब लगा लोगे क्या, मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी जो करेक्ट जवाब हो जाएगा करेक्ट जवाब हो जाएगा मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और लास्ट एमसीक्यू आपके पास एमसीक्यू नंबर 25, द पॉइंट एट विच, वो पॉइंट जिसके ऊपर बॉडी का होल वेट एक्ट करे। तो भाई ये तो पॉइंट सवाल याद होना चाहिए था, वो पॉइंट होगा आपके पास क्या, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये एमसीक्यू से जो मैंने आप लोगों से एमसीक्यू शेयर किए, उम्मीद करते हैं आप तमाम लोग को सारे एमसीक्यू क्लियर होंगे।